आइए स्टैटिक जीके हम प्रारंभ करेंगे और इस संबंध में आप कुछ सिस्टम है उसको ध्यान से समझ लीजिए। एक तो ये जो स्टैटिक जीके क्या है इसकी तो मैं अभी बात करूंगा, लेकिन फिलहाल हमारी जो ऐप है राकेश मेहरा जीके क्लासेस, इसको सभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। पहली बात तो ये इसमें चलेगा। यूट्यूब पे जो होगा 1 या 2 वीडियोस डाल देंगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण कंटेंट है, आपको अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। इसके अलावा हम जो ये स्टैटिक जीके पढ़ेंगे, पहली बात तो स्टैटिक जीके क्या होता है, इसको जब हम हिंदी अर्थ देखते हैं तो इसका हिंदी अर्थ आता है स्थैतिक, या आप कह सकते हो स्थिर सामान्य ज्ञान। स्थिर सामान्य ज्ञान, स्थिर सामान्य ज्ञान का क्या मतलब होता है? इसका अर्थ ये होता है कि जो चीजें फिक्स है, जैसे यदि मैं आपसे ये कहूं मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ये फिक्स है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ये फिक्स है। सबसे पहले जो खेल रत्न मिला था वो विश्वनाथ आनंद को मिला था, ये फिक्स है, स्थिर है, ये स्टैटिक है। ये समझे मेरी बात को? T20 है, इसका संबंध जो है क्रिकेट से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, ये फिक्स है, इसमें फेरबदल नहीं होगा, ठीक है ना। सामान्यतः 99.9% ये फिक्स रहेगा। इसको आप 100% ही कह सकते हो। मतलब जो स्थिर होता है उसको हम स्टैटिक जीके कहते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस है, यदि मैं अपने नोट्स की बात करूं तो अभी जो मैंने आपको बताया है, क्या वो आपके जनरल जीके के नोट्स में नहीं है? बिल्कुल है। एक एक चीज मिलेगी आपको, एक एक चीज पूरा मैं देख चुका हूं, एक एक चीज मिलेगी आपको। लेकिन हम जो ये करने जा रहे हैं उसका अर्थ ये है कि उसको हम एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ जाएं, एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ जाए, एक जगह हमारे साथ हो। समझ में आई मेरी बात सारी? एक चीजें हैं जो व्यवस्थित रूप से हमारे सामने आ जाए, उसको लेके चलेंगे। इसके साथ साथ मैं जो बात करूंगा वो करंट जीके की बात करूंगा। अब देखिए करंट जीके ये अपना यूट्यूब पे भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा करंट होगा? ये वो करंट होगा जैसे यदि मैं आपसे ये कहूं कि हम्पी कर्नाटक के बारे में आप जानते हो, हम्पी एक धार्मिक स्थल है। जब हम धार्मिक स्थल को पढ़ेंगे तो हम्पी की बात आएगी, तो फिर हम वहां पर ये पढ़ेंगे कि हम्पी का जो चित्र है वो किस मुद्रा पर है, किस नोट पर है। जब हम कोणार्क का सूर्य मंदिर पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये भारतीय मुद्रा के किस नोट पर है। तो अब ये भारतीय मुद्रा के किस नोट पर है, ये क्या हो गया? करंट। और कोणार्क का सूर्य मंदिर ये पूरी उसमें ओडिशा के अंदर है, तो ये क्या हो गया? स्टैटिक जीके। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? समझे ना मेरी बात को? इसको ऐसे लेके चलना है, इससे हमारे कई एंगल पूरे हो जाएंगे। जनरल जीके भी हमारा कवर होता रहेगा, और इसमें क्या है, आपको एक, आप ये कह सकते हो, एक कंटेंट का एक ड्राफ्ट मिल जाएगा जिससे चीजों को आप समझ भी पाओगे। और मैक्सिमम हम वो बातें करेंगे इसके अंदर जो आपके एग्जाम में आ चुकी है किसी न किसी रूप में।
वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। इससे आपको ये पता लगेगा कि हमारे जनरल जीके में और इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है, और एक विश्वास भी पैदा होता है कि हाँ यार ये इस टाइप का हमारे ये क्वेश्चन बन रहा है तो कुछ ना कुछ अलग बात होगी। समझ गए मेरी बात को? तो इसको हमने स्टार्ट किया है, आज से अपने स्टार्ट कर रहे हैं, पहला दिन है। पहले इस चीज़ों को आप समझ लें कि जो स्थिर होता है उसको हम कहते हैं। तो एक छोटी सी लाइन लिख दीजिए, इसमें लिखो वह सामान्य ज्ञान वह सामान्य ज्ञान जो स्थिर होता है, जो स्थिर होता है उसे स्टैटिक जीके कहते हैं, उसे स्टैटिक जीके कहते हैं। समझे? आइए अब हम ये बात करते हैं कि इस स्टैटिक जीके का सिलेबस क्या है, क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर। कम से कम 15 से 20 टॉपिक है। मैं उन टॉपिक पे नहीं जा रहा हूं, बस आपको कुछ बताकर मैं ये बताने जा रहा हूं कि आप इसको समझ सको कि हम क्या पढ़ रहे हैं। जैसे हम किसी मंदिर के बारे में बात करेंगे तो ये नहीं है कि हम उस मंदिर की डिटेल करते जा रहे हैं, सर ये मंदिर भी करवा दो, सर वो वाला मंदिर भी करवा दो, ऐसे बीच में आंदोलित स्वरूप उठेंगे तो वहीं दब जाने चाहिए। मंदिर तो हम कर चुके हैं आर्ट एंड कल्चर में, वो हम कर चुके हैं वहां। यहां वो रूप नहीं होगा मंदिर का, एक नए रूप में उसको पेश किया जाएगा। और जो मूल रूप होता है, समझे ना, मूल रूप का मतलब क्या होता है, जो आपके एग्जाम में आने की 95% संभावना जताता है, उसको लेके चलेंगे। और ये यदि आपने ये कर लिया, मान के चलना, उन क्वेश्चंस को सोल्व करने की आप में क्षमता आ जाएगी जो क्वेश्चन आप ये कहकर छोड़ देते हो यार जीके में ऐसा भी होता है क्या, इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं क्या। समझे मेरी बात को? तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, साथ साथ लिखते जाना एक प्रारूप के रूप में। ऐसे लिखिए शामिल, जैसे एक हम इसके अंदर बात करते हैं धार्मिक स्थल की, इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं। धार्मिक स्थल के, जो भी हमारे धार्मिक स्थल है उनकी हम बात करते हैं। महत्वपूर्ण पूरे राजस्थान की बात करोगे तो कम से कम 2000 धार्मिक स्थल मिल जाएंगे, और पूरे इंडिया की बात करोगे तो गुणा करके देख लो। हमें वहां नहीं जाना है, आपके दिमाग में चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी एग्जाम क्लियर होता है, ध्यान रखना। हम जैसे बात करेंगे पुरस्कार, अब 3 जहान के पुरस्कार हैं, किस किस को लेके चले, समझे ना, बहुत सारे पुरस्कार है। लेकिन आप जानते हो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पूछा जाता है, आप जानते हो नोबेल पुरस्कार पूछे जाते हैं, आप जानते हो भारत रत्न पूछा जाता है, आप इन सब चीजों को जानते हो। समझे ना बात को? उन्हीं को ही लेकर हमने चलना है। अब कोई कहीं पुरस्कार दिया गया वो नहीं पढ़ेंगे हम। खेल और खिलाड़ी, इस पे खूब क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो विदेश के संबंध में हो चाहे वो देश के संबंध में हो, खूब आते हैं। लेकिन हम यहाँ ये नहीं पढ़ेंगे कि आगे क्या होगा कैसे होगा, हम ये पढ़ेंगे जैसे पहला खेल रत्न किसको मिला, हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले ओलंपिक कब हुए थे, समझ रहे हो ना, वो चीजें। ठीक है, आगामी को मैं करंट जीके के तहत ले लूंगा, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको इन दोनों में डिफरेंस रख के चलना है। हमारा जो ये कंटेंट है इन दोनों का मिक्सचर होगा,
तभी तो मजा आएगा, तभी तो आपको पता लगेगा कि आज क्या है। समझे ना बात को? तभी तो हम चीजों को समझ पाएंगे। और जैसे हम कहें संस्थापक, अब ये सारी आपके हिस्ट्री में कराई हुई है, लेकिन कुछ चीजें अब मैं ये नहीं कराऊंगा यहां पर कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हेडिंग डाल दीजिए। मेरी बात को समझने का प्रयास करना, ठीक है ना? मैं यहां पर एक नई चीज लेकर आऊंगा आपके लिए, जो आपको भी लगेगा हाँ, और एग्जाम में आई हुई होगी। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन है, वो सब इसके अंदर है, इसी के अंदर आता है। लेकिन हम उसको वैसे लेकर नहीं चलेंगे। और जैसे जनजातियां, ये इसके अंदर आती है, जनजातियां। अब जनजातियां हैं, राजस्थान के संबंध में भी यदि बात करोगे तो कम से कम 8-9 जनजातियां तो राजस्थान के अंदर ही मिल जाएगी। लेकिन राजस्थान में जब हम जनजातियों की बात करते हैं तो हम भील और मीणा की बात करते हैं। अब होने को तो ग्रासिया भी है, सहरिया भी है, उन पे क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन आपके इस संबंध में वो चीजें नहीं आएगी। ठीक है ना? जो महत्वपूर्ण जाति हो, जैसे दक्षिण में बात करोगे तो गोंड जनजाति, समझे ना बात को? ये वो चीजें इसके अंदर आएगी। गीत, गीतों पे बहुत क्वेश्चन देखे हैं मैंने, गीतों पे, सॉन्ग्स पे। पुस्तकें, पुस्तकें आती है ना, पुस्तकें बहुत ज्यादा। हालांकि पुस्तकों का अपना एक रूप होता है, उसी के तहत हमें इसको पढ़ना पड़ता है, लेकिन मैं उसको अपने तरीके से आपको कराऊंगा। जो विवादित है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, पुरानी है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। एक प्रथम, प्रथम पहला, ठीक है ना? पहला, ये किस रूप में होगा? ये विश्व के संबंध में भी होगा और भारत के संबंध में भी होगा, दोनों में लेके चलेंगे। अब इसमें कैसी चीजें आती हैं? जैसे भारत आने वाला पहला यूरोपियन यात्री वास्को डी गामा, लेकिन वो चीजें हम कर चुके हैं, समझे ना? यहां एक अलग रूप लेके चलेंगे, हम एक नया रूप लेके चलेंगे। कचरा नहीं करना है इसका, हमें इतने से नोट्स बनाने हैं, बढ़िया वाले, शानदार वाले, इतने से, और उनको ही बार बार करना है हमने, ताकि एक स्मार्ट तरीके से हम तैयारी कर सकें। ठीक ना? बढ़ाने को तो पूरा बढ़ा दूं, शुरू से लगूंगा, सारा याद है मेरे, कोई पता नहीं लगे, शुरू से लग जाओ। ये प्रथम में कौन आया था और कौन गया था और कौन आएगा, तो ऐसा नहीं करना अपनों। खेल हो गया क्या? हाँ जी। नेक्स्ट लिखिए, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, प्रसिद्ध व्यक्तित्व। अब बहुत सारे प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहे हैं। ज्योतिबा फूले, ये अपने आप में व्यक्तित्व है। जवाहरलाल नेहरू, ये व्यक्तित्व है। महात्मा गांधी, ये व्यक्तित्व है। ठीक है ना? और यदि आप वैज्ञानिकों की दृष्टि से देखोगे तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सीवी रमन, ये है। कैलाश सत्यार्थी, ये सब क्या है? एक व्यक्तित्व है। अब इसमें जो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि इसमें हमें सारे पहलुओं को छूना है। जैसे सांस्कृतिक दृष्टि से कौन रहा, जैसे हम कहें बिस्मिल्लाह खान, समझे ना बात को? राजनीतिक दृष्टि से कौन रहा? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। लेकिन याद कीजिए, जो मैंने अभी आपके सामने नाम लिए हैं, क्या हम जनरल जीके में उसकी बात नहीं करते? बिल्कुल करते हैं हम, समझे ना? तो हम वो बातें पढ़ेंगे जो हमारे इसके अंदर एक नए रूप के अंदर होगी। ठीक है, थोड़ा रिवीजन साथ में करते रहेंगे इसमें। नेक्स्ट लिखिए, महत्वपूर्ण दिवस। बताइए
क्या किसी दिवस को छोड़ा है? थीम तक बताई जाती है आपको। तो एक भावनाएं तो आपकी ये भी दिमाग से निकल गई। कई बच्चों को मैंने देखा है, वो क्या बोलते हैं, अरे सर और तो ठीक है यार, सब बढ़िया, लेकिन सर स्टैटिक जीके नहीं बताते, स्टैटिक पोर्शन सर का थोड़ा कमजोर है। बताओ कौन सा कमजोर है? एक भी चीज बता दो जो आपको कराई नहीं हुई, आपके नोट्स में नहीं है। ये क्या होता है, सारा खेल यहीं से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है। अब वो समझ जाए तो समझ जाए, ना समझे तो मेरे दोस्त ने कहा था साहब बात खत्म। इतनी सी कहानी होती है ये। और जब यदि इसमें समझने में हम देरी कर देते हैं तो हमें नुकसान भी होता है। ये मैं आपकी वैसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने ऐसी प्रजातियां देखी है, ऐसी प्रजातियां देखी है कि सर मुझे रीट वाला राजस्थान जी के करना है, रीट वाला, मतलब उसके अंदर जनजातियां कोई और ही आएगी, मीणा भील नहीं आएगी, क्योंकि वो रीट वाला है। अब मेरे आज तक समझ में ये नहीं आया, आज तक समझ में नहीं आया। सर मुझे एसएससी की तैयारी नहीं करनी, मुझे रेलवे की तैयारी करनी है, शाबाश तालियां। नहीं 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 सर, मैं एसएससी से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है सर, मेरे काम का ही नहीं है। और अधिकारी बनने की राह पर चल रहा है। बताइए कैसे बना दें अधिकारी भाई, कैसे बना दें? सर मुझे तो पटवार पटवार करना है। अरे पटवारी, इन धारणाओं से बाहर निकलिए बेटा। इसके माध्यम से आपको मैं ये भी बताने जा रहा हूं कि हमारे में कमियां नहीं है, हालांकि हर इंसान में कमी होती है। मैंने खुद शुरू में भी मैंने कहा कि हम जो इसको स्टार्ट करेंगे, हमारी जो कमियां रही गई है हम उसको पूरा करेंगे। मैंने शुरू में ये लाइन कही थी। क्यों? कोई भी फुलफिल नहीं होता है, हमें हमेशा उसको रिफॉर्म करते रहना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हम इन चीजों को छूते नहीं है, ऐसा नहीं है। ये मेरा बताने का एक उद्देश्य था। आइए, महत्वपूर्ण दिन हो गया, किताबें और लेखक होगी। एक चीज और लिखिए, त्योहार, नृत्य, मेले, ये एक साथ लेंगे हम, क्योंकि इन सब का संबंध एक से ही है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है ये। आइए, चित्रकारी, पोशाक, चित्रकारी है, पोशाक है, संगठन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे पोर्शन लगेगा। वैसे तो सभी पोर्शन अच्छे हैं, लेकिन संगठन शानदार, संगठन, ठीक है ना। जैसे हम इसकी एक बेसिक बात कर लेंगे। जैसे मैंने आपको मान लीजिए ब्रिक्स के बारे में बता दिया, तो जीवन में आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, नया होगा उसी पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, पुराना बैकग्राउंड आपका पूरा हो जाएगा। ये है, हमने सारक किया तो उसको आप समझ पाओगे, यूएनओ किया उसको आप समझ पाओगे। तो बढ़िया तरीके से हमने एक इसके नोट्स तैयार करने हैं। आइए, फुल फॉर्म, ये जो फुल फॉर्म है अनलिमिटेड है, इसकी कोई सीमा नहीं है, हर दिन एक नई फुल फॉर्म आती है, ठीक है। लेकिन नासा, ये आपके हर एग्जाम में आता है। और अभी भी मैं पूछूं, बहुत बार आपके नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, और आपको ये भी बताता हूं कि उसमें लास्ट वाले ए में दिक्कत करता है वो। और अभी भी कई बच्चे नहीं बता पाएंगे। बता भी, देखिए आज बता दो इन सबको कि आप भी सीकर के महान हो, बता दीजिए। नहीं पता, बताइए। हाँ जी, आप बताइए। नासा में ए का क्या मतलब होता है? लास्ट वाले। तो रुक जाओ। हाँ, और कौन है? आप बताओ, आप बताओ। एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ध्यान रखना। तो मेरी बात को समझ रहे होंगे शायद आप, ठीक है ना। समझने का प्रयास करना, अपने आप को क्या है, कॉन्फिडेंट में रखिए, ओवर कॉन्फिडेंट में मत रखिए, कॉन्फिडेंट में रखिए। कहीं भी आप पढ़ते हो, चाहे मैथ पढ़ते हो, चाहे रीजनिंग पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, वो जो पढ़ाने वाले जो टीचर है, जो व्यक्तित्व है, उसका सम्मान कीजिए, उससे लेना आना चाहिए आपको। बहुत कुछ भरा पड़ा है उसके अंदर, लेकिन यदि आपको लेने की कला नहीं है तो नहीं आएगी, बताएगा वो आपको।
ये है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने बता दी, और भी है, इसको हम और के अंदर ऐसे डाल दीजिए, विविध, मिसलेनियस, ये डाल दीजिए। चले, आइए अब सबसे पहले जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, मेरा जो पहला टॉपिक है वो है धार्मिक। लिख दीजिए, धार्मिक स्थान, पहला टॉपिक है ये, धार्मिक स्थान। इस पहले टॉपिक से ही आप समझ जाओगे कि आगे हम किस रूप में लेके चलेंगे। एक चीज और बता दूं आपको, मैं जनरल जीके में भी ये स्टार्ट करने जा रहा हूं, वो भी वहां भी मैं कर दूंगा। हो सकता है आपको मंडे से ये दृश्य देखने को भी मिल जाए। जो भी हम टॉपिक करेंगे, हमारा टॉपिक जब कंप्लीट होगा, 15 मिनट या 20 मिनट PYQ करेंगे। ये मुझे एक नया चीज मिली है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये करवाए नहीं जाते, आप जो पेपर देते हो सब करवाए जाते हैं, उसके अंदर वही होते हैं, PYQ ही होता है। लेकिन एक कुलकुली मची होती है, सर वो थोड़ा सा लाइव हो जाता तो ठीक था इतनी ही बात होती है। आप जो शनिवार को जो पेपर देने में मनाही करते हो, उसमें यही होता है, वो PYQ ही होता है। बस उसको यहाँ थोड़ा सा टॉपिक वाइज कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे हम यदि धार्मिक स्थान करेंगे तो इस पे जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो यहाँ भी बताऊंगा, और वहाँ जो आएगा उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक। चलिए आ जाइए। अब देखिए, धार्मिक स्थान की यदि अपने बात करें तो इसमें हम धार्मिक स्थान के साथ साथ धार्मिक जो चिन्ह होते हैं उनकी भी हम बात करेंगे। जैसे मठ, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे एक बात कहूँ, आपने नाम जरूर सुना होगा, ये करतारपुरा कॉरिडोर गुरु नानक से संबंधित है, भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो बड़ा, ठीक है ना। वो सब एक तरीके से धार्मिक स्थल में ही आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। इसमें सबसे पहले जो लिखिए, आइए लिखिए, सूर्य मंदिर। बहुत सारे सूर्य मंदिर हैं, ध्यान रखना, सूर्य मंदिर। इसके जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे आपको खूब मिलेंगे, ये सूर्य मंदिर पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो सूर्य मंदिर है, ठीक है ना, कहां पर है ये सभी जानते हैं, बताइए। ये स्थान जो है ये है कोणार्क। कहां पड़ता है ये? ओडिशा में, यहां पे पड़ता है, यहां पे है ये। अब SSC 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। वैसे ये पूछा था कि निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। एक चीज और ध्यान रखना, कई बार आप नाम ऐसे सुनते होंगे, पुरी, पुरी, ठीक है ना, ये पुरी नामक स्थान के तहत भी आता है, ठीक है ना। जैसे महेशनगर जयपुर राजस्थान, ऐसे समझिए आप इसको। इसका जो निर्माण करवाया था, ये करवाया गया था पूर्वी गंग राजवंश। अब ये आपके डायरेक्ट ऑप्शन में यही आया हुआ है कि किस वंश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, डायरेक्ट यही आया हुआ है ये, क्लियर। पूर्वी गंग राजवंश। आइए अब देखिए, इसको कम मत ताकिए। आज मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयास करना, ऐसे मत समझना कि मैं कम करवा रहा हूं या मैं बहुत धीरे चल रहा हूं, ये आपके लिए ही है। स्पीड बढ़ानी मेरे को आती है, और बढ़ा दी ना तो बहुत पीछे रह जाओगे, इतना पीछे कि साथ में लाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये ऐसी भावनाएं मत रखना। देखिए, यहां से आपको ऐसा नहीं कि इसको जाने देना है। जैसे हो सकता है कि आप जब पेपर देने जाओ ये ना पूछे, आपसे ये पूछ ले कि गंग राजवंश का संबंध किस क्षेत्र से रहा, भारत के किस क्षेत्र से रहा, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। क्या हो जाएगा?
पूर्वी क्षेत्र, भाई ओडिशा पूर्व में पड़ता है, ऐसे बनता है। गंग राजवंश का संबंध किस राज्य से रहा, ये पूछ ले, क्षेत्र ना पूछे, समझे ना बात को, ये ऐसे बनता है ये। और ये जो निर्माण हुआ था, आ जाइए इधर, ये 13वीं शताब्दी में हुआ था, ये 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। चले, अब राजवंश का तो आ गया, लेकिन आपसे यह भी तो पूछा जा सकता है इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था, समझे ना। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा, यहां पे ऐसे लिखिए, ऐसे लिखो, शासक नरसिंह देव फर्स्ट, नरसिंह देव फर्स्ट। चले, आइए अब आ जाइए इधर, इसमें थोड़ी सी अलग बात करेंगे अपने, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे बनाइए। इस मंदिर का दूसरा नाम क्या है, यह आप कह सकते हो उपनाम क्या है, अन्य नाम क्या है, उपनाम क्या है। तो इसका जो नाम है ये है ब्लैक पेगोडा, ब्लैक पेगोडा इसका नाम है ये। चले, आइए आप देखिए, जहां मंदिर होगा वहां कोई ना कोई मेला जरूर लगेगा, सामान्यतः होता ही है ये। तो यहां एक मेला लगता है, अभी थोड़े टाइम पहले अखबारों में ये चर्चा में भी रहा था, संबंधित मेला ये लगता है चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला, ये जो चंद्रभागा मेला लगता है ये प्रतिवर्ष फरवरी में लगता है। तो चंद्रभागा मेला कहां पर लगता है, अब मेले का एक क्वेश्चन हो गया। आप राजस्थान के बच्चे जो तैयारी करते हैं याद कीजिए, राजस्थान में भी एक चंद्रभागा मेला लगता है, झालरापाटन झालावाड़, वो भी आता है एग्जाम में। आइए चले, आइए, ये तो हो गए इसके वंश से संबंधित, कहां पर है ये क्वेश्चन इस तरीके से आए हुए हैं। चंद्रभागा मेला, ब्लैक पेगोडा, इसको भी टिक करो। चले, अब देखिए इसको इस तरीके से भी पूछा जाता है, मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको, मैंने सारे क्वेश्चन देख लिए, बातें वही है, बस इधर वाला घुमा के उधर पूछ लेते हैं। कोणार्क ओडिशा में स्थित मंदिर किसे समर्पित है, ठीक है, हालांकि कोई भी मंदिर हो सकता है, कुछ नहीं है, लेकिन वो वहां पर वो मंदिर देता है जो प्रोमिनेंट होता है। ऐसा नहीं है कि पूरी ओडिशा में कोणार्क में एक यही मंदिर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूछता है, एक लैंग्वेज ऐसे ही बन जाती है, कोणार्क का मंदिर, कोणार्क का ओडिशा, कोणार्क का मंदिर किसे समर्पित है, समझ गए, किसको, ऐसे मत करो यार, किसको समर्पित है, आप बताइए, सूर्य देवता को समर्पित है। इतना घबराते क्यों हो, तो या हनुमान जी थोड़ी आ जाएंगे यार, कमाल करते हो यार आप, ऐसे मत किया करो। चलिए अब आइए विशेष, विशेष सबसे पहले लिखिए, यूनेस्को ने 1984 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया, विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया।
विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। चले आइए, अब ये बात है कि किस भारतीय मुद्रा पर यह चित्रित है। 10 रुपए के नोट पर यह चित्रित है, तो इसमें लिख दीजिए यह वर्तमान में 10 रुपए के नोट पर बना हुआ है। यह वर्तमान में 10 रुपए के नोट पर बना हुआ है। क्लियर होगी बात सारी? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है, पुरी में है ये, और यहाँ पर प्रतिवर्ष फरवरी में मेला लगता है चंद्रभागा। ये लेटेस्ट क्वेश्चन 2024 में एसएससी में आया हुआ है, पूर्वी गंग राजवंश के द्वारा। शासक की बात करोगे तो नरसिंह देव फर्स्ट, 13वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण हुआ था। क्लियर और महत्वपूर्ण है, इसी कारण से 1984 में इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। जिस भी स्थल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, ध्यान रखना वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, एक बात बताइए, 18 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे। लिख दीजिए, थोड़ा सा ब्रैकेट में ऐसे कर दीजिए, वर्ल्ड हेरिटेज डे। चले आइए, अब आप देखिए, यहीं पर हम कुछ चीजें करते हैं। अन्य सूर्य मंदिर, अन्य सूर्य मंदिर, भारत में और कौन कौन से सूर्य मंदिर प्रसिद्ध हैं? आइए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है मोढेरा सूर्य मंदिर। ये गुजरात में पड़ता है, मोढेरा सूर्य मंदिर। मोढेरा सूर्य मंदिर, मोढेरा सूर्य मंदिर है ये। आइए, क्लियर होगी बात सारी? मुझे एक बात बताइए, ऐसे कितने बच्चे हैं जो इस मोढेरा को जानते हैं? आपके बकायदा एक क्वेश्चन आया हुआ है मोढेरा पे, क्वेश्चन एसएससी में भी आया हुआ है ये, और एक क्वेश्चन है एसएससी में आया था ये 2022 के अंदर, 2022 के अंदर आया था ये, जो मैं अभी बताऊंगा। ये क्वेश्चन नहीं कि मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ है, मोढेरा पे क्वेश्चन एक करंट का आया हुआ है। कोई बताना चाहे हाथ खड़ा कीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। सोलर सिटी तो नहीं कहेंगे इसको हम, सोलर गांव, मतलब भारत का पहला 24x7, समझ गए, 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा है ये आ चुका है, एमपीपीसीएस में भी आ गया, और आपके एसएससी 2022 के अंदर 2 एग्जाम में मैं देख के आया हूँ सुबह सुबह, ये आ गया मोढेरा, और आपके करंट में कराया हुआ है, ध्यान रखना, आप ऐसे हैरत भरी निगाहों से मत देखिए। आइए, इसमें ऐसे लिखना है, मोढेरा भारत का पहला 24x7
सौर ऊर्जा संचालित गांव। इसको ऐसे लिख दीजिए, एसएससी 2021 और एक ही आया है एमपीपीसीएस, 2 में आ गया। ये ऐसा कंटेंट बनने जा रहा है आप सोच नहीं सकते, नजरअंदाज मत कर देना बिल्कुल इसको। चलिए अब एक दो और ध्यान रखें। मार्तंड सूर्य मंदिर, 2 मिनट अभी मत लिखना, एक बार यहां पर मैं आपको एक और लाइन ऐड करवाना चाहूंगा, वो ये है, नोट डालकर मुझे आपसे ये पूछना है, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए। बेंगलोर भारत की पहली सोलर सिटी किसे घोषित किया गया? चलो हिंट दे देता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर है। बताइए कौन सी है? सांची, लिख दीजिए। सांची मध्य प्रदेश, ये है भारत की पहली सोलर सिटी। नेक्स्ट लिखिए, मार्तंड सूर्य मंदिर, ये है कश्मीर के अंदर। मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर के अंदर है ये। देव सूर्य मंदिर, ये बिहार के अंदर है। बिहार के अंदर है। चौथा लिखिए, सूर्यनार मंदिर, ये तमिलनाडु के अंदर है। चले, होगी बात सारे, आ जाइए। अब आइए लाड खान मंदिर। लाड खान मंदिर, लाड खान मंदिर, आइए, ये क्या है? ये है एहोल में। एहोल कर्नाटक के अंदर है ये। इसमें लिखो, इस मंदिर के ऊपरी संरचना, इस मंदिर की ऊपरी संरचना या ऊपरी स्ट्रक्चर, आप कह सकते हो अधिसंरचना, ठीक है ना, आप ये भी लिख सकते हो। घंटी के आकार की है।
अधिसंरचना जो है ये घंटी के आकार की है। चले आइए, यहां के एक राजकुमार थे लाड खान, उन्होंने इसको अपने नाम पर रखा था। तो यहां देखिए ऐसे क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि किसने नाम रखा, और लाड खान कोई मंदिर नहीं हो सकता। तो हमें ये जानना है कि यह मंदिर किसको समर्पित है। ठीक है, देखिए जब ये मंदिर बना था, 2 बार बना था, ये 2 रूपों में बना था, उस पर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि ये जो मंदिर बना था पहले भगवान विष्णु को समर्पित था, और आज वर्तमान में यहाँ पर शिवलिंग है, तो ये किसको समर्पित हो गया? वर्तमान में शिव जी को समर्पित हो गया। तो एक लाइन लिख दीजिए, इसमें लिखो, यह मंदिर मूल रूप से, यह मंदिर मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित था। भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन वर्तमान में यहां पर शिवलिंग है। शिवलिंग है, अर्थात यह वर्तमान में भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। क्लियर? अब जब हम एहोल की बात करते हैं तो याद कीजिए, जनरल जीके में आपको मैंने ये बताया हुआ है कि ये जो एहोल है कर्नाटक वाला एरिया है, और कर्नाटक में क्या है, चालुक्यों का राज था, और चालुक्यों ने ही एहोल को क्या किया था, राजधानी बनाया था। तो इस मंदिर का यदि बाई चांस आपसे निर्माण पूछ ले तो चालुक्य वंश। अब यहां पर हम ऐसे नहीं कह सकते यह कब बना, क्योंकि यह 2 रूपों में बना था। 2 रूपों में बना था। यदि हम इसके बनने की बात करें तो 12वीं शताब्दी में दूसरी बार बना था ये। पहला खंड जो बना था इसका 6ठी शताब्दी में, फिर 12वीं शताब्दी में। तो आप चाहो तो यहां लिख सकते हो, इसका पहला खंड 6ठी शताब्दी में, और दूसरा खंड मतलब सेक्शन, दूसरा खंड 12वीं शताब्दी में बना था। हालांकि ये कोई इतनी खास बात नहीं है कि आपके लिए कोई महत्वपूर्ण बन जाए। चले आइए, देखिए यह किस शैली का मंदिर है। किस शैली का मंदिर है? किसका? बेसर शैली। शाबाश, बहुत बढ़िया। ये बेसर शैली का मिश्रण है और ये जो बेसर शैली है ये नागर शैली, व द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप होती है। नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप होती है। मिक्स्ड फॉर्म ऑफ नागर स्टाइल एंड द्रविड़ स्टाइल।
थोड़ी सी जानकारी आपको इस संबंध में देना चाहूँगा। एक नोट डाल के लिख दीजिए। ये दक्षिण भारत है, इधर उत्तर भारत है। उत्तर भारत की जो शैली होती है वो होती है नागर शैली। दक्षिण भारत की जो शैली होती है द्रविड़ शैली। और मध्य भारत की जो शैली होती है वो होती है बेसर शैली। वैसे आपको बताया हुआ है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको आप एक नोट कर लीजिए। चलिए, चलो, ये जो आपके क्वेश्चन आया हुआ है बेसर शैली वाला, ये तो आपका एसएससी में आया हुआ है। ये एसएससी में आया हुआ है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये दिल्ली पुलिस 2020 में आया हुआ है कि लाड खान का मंदिर कहाँ है। 2 क्वेश्चन आए हुए हैं इसके। चले, आइए अब एक हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए करतारपुरा कॉरिडोर। कॉरिडोर का मतलब क्या होता है? गलियारा। करतारपुरा कॉरिडोर। इसमें लिखो यह एक धार्मिक गलियारा है। यह एक धार्मिक गलियारा है। इस गलियारे के लिए भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य चौबीस अक्टूबर 2019 को 24 अक्टूबर 2019 को 24 अक्टूबर 2019 को करतारपुरा साहब करतारपुरा साहिब कॉरिडोर समझौता हुआ था। करतारपुरा साहिब कॉरिडोर समझौता हुआ था, जिसकी अवधि 5 वर्ष थी। जिसकी अवधि 5 वर्ष थी। तो 5 वर्ष की अवधि कब पूरी हो गई? 2024 में हो गई ना। 24 अक्टूबर 2024 को इसके 5 साल पूरे हो गए। तो यहाँ पर फिर वापस एक करंट का विषय बन गया है ये कि 24 अक्टूबर 2024 को इसे वापस पुनः 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसमें लिख दीजिए जिसकी अवधि को वापस 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। जिसकी अवधि को वापस 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वापस 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।
चले, आइए, हो गया। चलो, ये जो एरिया है ये पंजाब वाला एरिया है, यहां पंजाब है, और इस साइड में जब आप जाओगे यहां पर आपको मिलेगा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान, साथ साथ बनाइए आप इसको, पाकिस्तान। यहां पर क्या है, एक गुरुद्वारा है, उसका नाम है डेरा बाबा नानक साहब, गुरुद्वारा है ये, डेरा बाबा नानक साहब गुरुद्वारा। और पाकिस्तान में जो है ये है, यहां पर भी एक गुरुद्वारा है, इसका नाम है करतारपुरा साहब गुरुद्वारा। ये पाकिस्तान में है ये। क्लियर? ये जो करतारपुरा साहिब गुरुद्वारा जो है, वास्तव में करतारपुरा एक जगह का नाम है, ठीक है। ये क्या है, गुरु नानक देव जी का अंतिम निवास स्थान के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये है गुरु नानक देव जी का अंतिम निवास स्थान, अंतिम निवास स्थान के रूप में इसको ध्यान से, अंतिम निवास स्थान के रूप में इसको जानते हैं। ये क्लियर होगी बात सारे? समझ में आ रही है बात सारी? तो ये पाकिस्तान का है और ये इंडिया का है, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में है। दोनों की स्थितियों को यदि आप देखोगे, करतारपुरा कॉरिडोर के बारे में बात करोगे, तो भारत में कहां पड़ता है ये, मतलब भारत वाला जो गुरुद्वारा है ये कहां है, ध्यान रखना। ये स्थान है गुरदासपुर, पंजाब। गुरदासपुर पंजाब के अंदर है ये। चले, आइए। अब ये जो समझौता हुआ है उसके तहत क्या है, एक कॉरिडोर बना है यहां से यहां तक, एक गलियारा बना है। इस गलियारे में क्या है, जो श्रद्धालु हैं वो बिना वीजा के जा सकते हैं, बिना वीजा के जा सकते हैं। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, यहां पे पहले तो ऐसे लिखो गलियारा, इसमें लिखो, यहां नीचे लिखो, इस गलियारे से श्रद्धालु बिना वीजा के जा सकते हैं।
चलें, आइए एक क्वेश्चन है, अंदाजा लगाओ। आपको नदियां वगैरह वैसे करवाई हुई है। क्वेश्चन लिखिए, एसएससी 2020 का है। लिखिए, गुरदासपुर के, या ऐसे लिखो, करतारपुर साहिब कॉरिडोर करतारपुर साहिब कॉरिडोर कोमा भारत के गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक मंदिर को पाकिस्तान के करतारपुरा गुरुद्वारे से जोड़ता है। क्लियर? पाकिस्तान के करतारपुरा गुरुद्वारे से जोड़ता है। क्लियर? जो कि डैश नदी के तट पर है। नदी के तट पर है। रावी नदी है, झेलम नदी है, चिनाब नदी है, सतलज नदी है। यदि भारत की नदियां अच्छे तरीके से की हुई है आपकी, जो कि होनी ही चाहिए आपके, तो आराम से, और का तो मुझे नहीं पता, 2 ऑप्शन तो सीधे काट दोगे इसके। और जब मैं नदियां आपको करवाता हूं तो उसमें पूरी डायग्राम भी बताया, ऊपर नीचे सब बताया जाता है, कौन से राज्य से गुजरती है ये भी बताया जाता है। तो ये सारा सिस्टम पंजाब का है। बताइए, चलो ये होगी क्या भाई? ये तो ऊपरी ऊपरी, ये तो हो ही नहीं सकती। दोनों में आपको कंफ्यूज मैं मान सकता हूं कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, हो सकता है रावी और सतलज में ऊपर नीचे हो सकता है उसका, ठीक है ना, वो इतनी आपको माफी है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप देखिए, जो सतलज नदी है वो नीचे से जाती है और रावी नदी जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। समझे ना? तो वास्तव में जब आप इसको गौर से देखोगे, ढंग से इन स्थितियों को देखोगे, और पाकिस्तान से जब इसको जोड़ रहे होंगे, तो रावी नदी इसका आंसर होगा। कोई बात नहीं, लेकिन चीजों को धीरे धीरे आप करने लग जाओगे। चले, एक स्टार डाल के और लिख दीजिए, करतारपुरा कॉरिडोर का प्रस्ताव करतारपुरा कॉरिडोर का प्रस्ताव सबसे पहले 1999 में, सबसे पहले 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के काल में लाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के काल में लाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के काल में लाया गया था। इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री
नवाज शरीफ थे, कुछ ज़्यादा ही शरीफ थे। इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। चले आइए, क्लियर होगी सारी बात, ये महत्वपूर्ण है। चलो, नंबर कौन सा है? चौथा। एलोरा की गुफाओं के मंदिर, क्या बात होगी? हैं? हैं? पेन टूट गया क्या किसी का? है? क्यों हंस रहे हो भाई? इनका जो निर्माण करवाया गया था, इन मंदिरों का जो निर्माण, ये राष्ट्रकूट वंश और यादव राजवंश, इनके द्वारा करवाया गया था। क्लियर? यहां पर क्या है, एक प्रसिद्ध मंदिर है, एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ये है, उनको बहुत सारे मंदिरों का समूह है ये, शैव के भव्य मंदिर। मतलब शैव संप्रदाय किससे होता है? जो शिव की आराधना करते हैं। शैव के भव्य मंदिर है। चले आइए, ये जो है आपके क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2024 में कि राष्ट्रकूट वंशों के द्वारा बनाए गए शैव के भव्य मंदिर कहाँ है? एलोरा में है। ठीक है, आ जाइए। ये जो एलोरा की गुफाएं हैं, स्थान एलोरा, वास्तव में एलोरा किसके पास पड़ता है? नहीं, वो तो मैं समझ गया, महाराष्ट्र में है, आप सभी जानते हो, लेकिन एलोरा वास्तव में कहां पर पड़ता है? ये कौन बताएगा? ये एलोरा कहां पड़ता है? ये महाराष्ट्र में कहां पड़ता है? क्या करते रहते हो यार, इसको जगह छोड़ो और यहां आगे लिखिए महाराष्ट्र। ये आपका होमवर्क है। कुछ जद्दोजहद करो, नई चीजें मिलेगी, विश्वास करें। चले, अब ये सवाल ये आता है कि ये मंदिर क्यों पूछा गया? मंदिर तो बहुत सारे हैं, इसका ऐसा क्या कारण रहा? मतलब इसका कुछ न कुछ तो विशेषता रही होगी, तभी पूछा गया। ये क्या चीज है? नहीं, वो तो एलोरा की गुफाओं को तो यूनेस्को में किया गया है। ये जो शैव के भव्य मंदिर है ना, ये एकल चट्टान पर बने हुए मंदिर हैं, इस कारण से ये प्रसिद्ध है। तो इसके नीचे एक लाइन लिखिए। बात मत करो भाई, बात मत करो, बाहर जाना, गर्मी लग रही है, बाहर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिखो, ये मंदिर
दुनिया के सबसे बड़े एकल चट्टान उत्खनन है। दुनिया के सबसे बड़े एकल चट्टान उत्खनन है। क्लियर? आइए अब कुछ बातें इस संबंध में कर लीजिए। ये जो एलोरा की गुफाएं हैं, इसमें कुल गुफाएं कितनी है? अभी लिखेंगे हम। इसमें ये जो गुफाएं हैं, ये 3 धर्मों से संबंधित है। तीन धर्मों से संबंधित है। इसमें क्या है? एक तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है और जैन धर्म से संबंधित है। ये 3 धर्मों से संबंधित जो है यहां पर गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाएं जो है ये 12 है, टोटल 12 है। और जो हिंदू गुफाएं हैं ये 17 हैं। जैन गुफाएं जो हैं ये 5 है। तो टोटल लगा लो कितनी हो जाएगी? 34। 12 और 5 17, 17 17 34। अब ये जो 34 गुफाएं हैं इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है कि एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं। चलिए नेक्स्ट आइए। 5वां लिखिए, विरूपाक्ष मंदिर। क्या हो गया? अच्छा, यहां चले गए क्या? कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार, समझते हैं। इसको पंपापति मंदिर भी कहते हैं। आप चाहो तो वीरू का नाम आज से पंपापति भी रख सकते हो। तो घोषित हो चुका है ये पंपापति। आइए, इसका जो निर्माण करवाया गया था, एक शासक थे लक्कन। आप चाहो तो ये नाम भी रख सकते हो, लक्कन। ये ना जचे तो पूरा नाम लिख देना, लक्कन दंडेशा। आप तो लक्कन दंडेशा छोड़िए, इसका नाम पंपा रख दो, पंपा। हाँ, आइए, ये स्थान जो है हम्पी में है। हम्पी आप जानते हो, कर्नाटक। हम्पी किस नदी के किनारे है? हम्पी में है। और ये जो है तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर।
तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर है। आइए, अब ये सवाल पैदा होता है कि ये जो मंदिर है ये किसका मंदिर है या ये किसको समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। तो इसमें लिख दीजिए भगवान शिव को समर्पित। पूरा मत लिखा करो, भगवान शिव को समर्पित है। ऐसे भी पूछते हैं कि यह किसका मंदिर है, कैसे है, ठीक है ना? तो थोड़ा ध्यान रखना। विशेष में आ जाइए। इसमें लिखो इसे यूनेस्को ने 1986 में इसे यूनेस्को ने 1986 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। दूसरा लिखिए भारतीय मुद्रा 50 रुपए पर हम्पी का चित्रण देखने को मिलता है। हम्पी का चित्रण देखने को मिलता है। तीसरा लिखिए हम्पी के अन्य मंदिर, और भी कौन कौन से मंदिर हैं? इस स्थान पर और भी मंदिर है। गन्नीगट्टी मंदिर, गन्नीगट्टी मंदिर है। विठला मंदिर, विठला मंदिर, गन्नीगट्टी मंदिर है, विठला मंदिर है। लोटस महल, यहां पर एक लोटस महल है, ये भी एक मंदिर के रूप में ही है, ये भी बहुत फेमस है यहां का। चले, चलिए तो ये था जी आपका धार्मिक स्थानों के संबंध में एक स्टैटिक पोर्शन। इसको समय समय पर हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तो मुझे ये बताइए कुछ जची बात, अच्छा कुछ नयापन मिला? भाई ज़्यादा नहीं तो कम तो मिला ना भाई, 10% तो कुछ अलग चीज़ें आई ना। और आनंद लिया या बोर हुए? अच्छा, ऐसे कितने बच्चे हैं जो बोर हुए? आनंद किस किस ने लिया? क्या करते हैं यार? चलो कोई बात नहीं, आपने आनंद लिया हो या बोर हो गए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद नहीं होगा तो कामयाबी की तरफ रास्ता नहीं जाएगा। अब आगे आपकी मर्जी है, चाहे आनंद लो चाहे बोर करो। ठीक है जी, समाप्त करते हैं।